नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी के ऊपर। ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन देख रहे थे टेंसेज और उसमें अपन पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, जिसमें अपन ने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंस थे वो अपन ने कर लिए थे। फिर अपन ने पास्ट टेंस पढ़ा। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे इसकी आगे की क्लास। देखिए, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स है, लंबे होते हैं क्योंकि लगभग 3 टेंस होते हैं, तीनों के 4-4 भाग होते हैं, तो 12 टेंस हो गए। तो 12 टेंस को करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए देख लीजिए आज अपनी ये लगभग 6ठी क्लास हो गई है, टेंस की 7वीं क्लास है ये आज। तो लगभग ये 8 क्लास में अपनी पूरी हो जाएगी। कल जो क्लास लेंगे वो अपने इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट कर लिया, पास्ट के अपने 4 कर लिए, मतलब 8 जो 2 टेंस पूरे कर लिए और दोनों के 4-4 भाग, मतलब 8 जो है वो अपन ने पूरे कर लिए। अब अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही बाकी है, वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस यही बाकी है और यही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, इसे ही सिंपल भी बोलते हैं। ये मैंने आपको जितनी भी बार इनडेफिनेट टेंस पढ़ाया, चाहे वो प्रेजेंट में पढ़ाया हो, चाहे वो पास्ट में पढ़ाया हो, या अभी फ्यूचर में पढ़ रहे, तीनों में मैंने आपको ये बताया है कि इनडेफिनेट टेंस को ही सिंपल बोलते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए टेंस को जानने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इनडेफिनेट टेंस है तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब जो आएगी साथी वो आएगी शैल और विल। ये शैल जो है ये आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए, प्रथम पुरुष जिसे अपन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आई और एक होता है वी। अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं, आई और वी, तो इन दोनों के साथ में अपने को यूज करना है शैल और बाकी सबके साथ में यूज करना है विल। ये आ जाएगा अपना सेकंड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। अब सेकंड और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं तो वे भी अपन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन होता है साथियों यू। क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन में ये सारे आते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ठीक है, कोई नाम हो गया, जैसे राम हो गया, गोपाल हो गया, ये सारे होते हैं अपने थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए शैल का यूज होगा, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए विल आएगा। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष जिसे बोलते हैं उसे ही इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन यू हो गया, बाकी सारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन याद हो जाएगा आई और वी, सेकंड पर्सन यू, बाकी सारे थर्ड पर्सन। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर इसमें देखिए, इसमें जो शैल विथ फर्स्ट पर्सन एंड विल विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ये होता है थर्ड पर्सन, ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये हो गया। फिर इसमें जो मुख्य क्रिया आएगी, मेन वर्ब, यानी कि जो मुख्य क्रिया जो इसमें आएगी वो कौन सी आएगी? देख लीजिए, मुख्य क्रिया जो इसमें आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले अपन ने इनडेफिनेट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इनडेफिनेट पढ़ा था, उसमें भी हेल्पिंग मेन वर्ब कौन सी थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ में ये डिफरेंट था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन एस और ईएस लगा रहे थे, लेकिन उसमें क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट सिंपल जो अपन ने पढ़ा था, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें जो अपन ने मुख्य क्रिया पढ़ी थी वह पढ़ी थी अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ध्यान रखना, 3 इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कंटिन्यूस चाहे कोई भी टेंस हो, सबके पीछे आईएनजी लगेगा। परफेक्ट चाहे कोई भी टेंस हो, सबके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी मुख्य हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। आई अगेन कम, तो आई है तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ में आ जाएगा शैल। आई शैल कम, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कम ही आएगा। आई शैल कम अगेन, कम। मैं जो है वापस आऊंगा, फ्यूचर की बात है, अभी आया है, फ्यूचर में आने की बात कर रहा है कि मैं वापस जो है वो आऊंगा। तो इस प्रकार के शब्द हैं, तो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। इसको कैसे पहचानना है? तो देखिए फर्स्ट यूज,
टू शो फ्यूचर टाइम विथ टुमारो, इसमें फ्यूचर टाइम दे रखा है। फ्यूचर टाइम से मतलब ऐसा समय जो आने वाला है, जो वर्तमान में नहीं आया और नहीं पास्ट में कोई घटना घटित हुई है। आने वाला जो समय है वो फ्यूचर में आएगा। वैसे भी पता चल रहा है कि आने वाला टाइम है, और आने वाला है जो हुआ नहीं है वो फ्यूचर होता है। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से वर्ड से देखिए, टुमारो सब दे रखा है, नेक्स्ट डे दे रखा है, नेक्स्ट मंथ दे रखा है, नेक्स्ट वीक दे रखा है, या नेक्स्ट ईयर दे रखा है। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, इत्यादि जिसे अपन बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आए तो वाक्य के सेंटेंस में अगर आप में से इनमें से कोई भी एक शब्द आपको देखने को मिल जाए, इनमें से किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर अपने को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए, एक तो टुमारो याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक है नहीं। वैसे ये याद रखना, टुमारो याद हो जाएगा। इसके साथ में अपने को याद रखना है नेक्स्ट। क्या याद रखना है? नेक्स्ट। टुमारो याद हो जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ में कोई भी लगा दीजिए, नेक्स्ट मंथ लगा दीजिए, नेक्स्ट ईयर लगा दीजिए, नेक्स्ट वीक लगा दीजिए, नेक्स्ट डे लगा दीजिए। तो ये सारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। तो राम, अब राम आते ही अपने को पता चल गया थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो विल सेल में से क्या आएगा? सबसे पहले तो सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, पीछे सबके साथ विल। तो राम के साथ में भी यहाँ ये अपने आगे हेल्पिंग कर। अब क्या बनना है? मेन वर्ब बननी है। तो मेन वर्ब देखिए यहाँ पर ये रखा है गो। तो गो की कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर? ये अपन की मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, बेस फॉर्म होती है उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम विल गो टुमारो, राम जो है वो कल जाएगा, राम जो है वो कल जाएगा। अपने को कैसे पता चला? यहाँ पर विल गो आया तो अपने को पता चला इस टुमारो से। किससे पता चला? टुमारो में, जो एक एडवर्बियल है जो समय को बताता है। लेकिन कौन सा समय? तो फ्यूचर टाइम को बताता है, जो आने वाला समय है उसको बताता है। यहाँ तक समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए सेकंड जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे लिख देते हैं वापस टेंस का नाम एक बार, ताकि अपने को पता चले कौन सा पढ़ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू शो प्योर फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर। प्योर फ्यूचर या कोई सिंपल फ्यूचर है उसको बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब कौन सा प्योर फ्यूचर, किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर ये है क्या, वो भी तो होना चाहिए पता। तो देखिए प्योर फ्यूचर से बताया कि इस प्रकार के सेंटेंस होंगे कि उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की ही बात हो रही है, बिना किसी शब्द में। वहां तो टुमारो आया है, नेक्स्ट वीक आया है, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट मतलब आने वाला, टुमारो मतलब यानी आने वाला कल। तो इसको देख के पता चल जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई फ्यूचर शब्द नहीं दे रखा होगा, पर्टिकुलर टुमारो या नेक्स्ट वीक ऐसा कोई भी शब्द वहां पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का ही वाक्य है। तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है मोस्टली। देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे देख लीजिए कि रोहित जो है वह अगले महीने 30 साल का हो जाएगा। रोहित जो है वो अगले महीने 30 साल का हो जाएगा। तो अभी तो नहीं हुआ, अभी तो 29 महीने और 11 महीने का है, ऊपर दिन हो सकते हैं। तो एक महीने बाद वो जो है 30 का होगा। तो अभी नहीं हुआ, तो बात कब की हो रही है? अगले महीने की, जब रोहित 30 का हो जाएगा। अगली, मान लीजिए कोई बच्चा है जो 10th में पढ़ रहा है, तो क्या है, अगली साल जो है वो 11th के अंदर साइंस सब्जेक्ट लेगा। अब ली नहीं है, अभी 10वीं में है, लेकिन अगली साल की वो बात बता रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अपने को पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। इसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। देखिए एग्जांपल, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ही ब्लैंक बी नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर अपने को पढ़ना है, ही दे रखा है, थर्ड पर्सन है। तो विल सेल में से क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। सेल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। फर्स्ट पर्सन याद नहीं रहे तो सिर्फ आई और वी के साथ में आता है। तो ये बी वैसा का वैसा। यहाँ पे हालांकि ये आपको इस प्रकार से दे रखा होगा बी, और ये यहाँ पे भी ब्लैंक होगा, इस पूरा ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर विल बी का विल बी ही अपने को भरना पड़ेगा, ये पूरा भरना पड़ेगा विल बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अराइव दे रखा है, क्या दे रखा है? आई इन द मॉर्निंग। तो आई के साथ अपने को पता है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? सेल आता है। क्या आता है? सेल। और अराइव का क्या हो जाएगा? अराइव हो जाएगा। अब इसके पीछे डी लग जाएगा, ईडी लगता है, लेकिन ई ऑलरेडी दे रखा है, तो अपने को पता है कि पीछे ई दे रखा है, तो सीधा डी जोड़ना है। ये रेगुलर वर्ब है।
तो आई शैल अराइव इन द मॉर्निंग, मैं जो है सुबह आऊंगा, अभी आया नहीं है, मैं सुबह आऊंगा। तो ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो सीधे फ्यूचर को शो करते हैं, वहां पर अपने को फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज करना है। यहाँ पे देखिए, वैसे यहाँ पर भी दे रखा है नेक्स्ट ईयर, क्या दे रखा है नेक्स्ट ईयर, और ये तो अपने को पता है कि नेक्स्ट शब्द आते ही कौन सा होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर या प्योर फ्यूचर। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य आपको पता ही पता भाषा, हालांकि इस प्रकार के वाक्य नहीं देगा, आपको प्रश्न पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे पहले जो अपन ने फर्स्ट पढ़ा उसमें से ही आपको प्रश्न पूछेगा वो। ठीक है, देखिए थर्ड जो इसका यूज है, किसका, फ्यूचर इनडेफिनेट का। फ्यूचर इनडेफिनेट का जो तीसरा यूज है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से प्रश्न बिल्कुल रेयर बनते हैं, कम बनते हैं, ये सबसे ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से प्रश्न कई बार बनते हैं और बनेगा भी, तो इसमें से ही प्रश्न बनेगा। देखिए, टू शो कलर्ड फ्यूचर, कलर से यहाँ मतलब रंग नहीं है, कलर से यहाँ मतलब है रंजित भविष्य। फ्यूचर यानी भविष्य, कलर को बोलते हैं रंजित भविष्य। क्या बोलते हैं, रंजित भविष्य। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यदि वाक्य में इट नहीं, यदि वाक्य में विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट जैसे भाव व्यक्त हो रहे हैं तो वह कलर फ्यूचर में गाते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर क्या है, आते हैं। ये टाइपिंग एरर हो गया। विलिंगनेस का मतलब होता है साथियों इच्छा। क्या होता है, इच्छा शक्ति बोल सकते हैं अपन, जो कार्य को करने की अपनी जो विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, जो इच्छा होती है, इच्छा शक्ति बोलो या इच्छा बोलो, उसे बोलते हैं विलिंगनेस। प्रॉमिस का मतलब अपने को पता ही है, वादा करना। ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब आपको पता होगा, दृढ़ निश्चय। क्या होता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। थ्रेट का मतलब होता है साथियों धमकी देना। क्या होता है, धमकी देना। तो ये चार वर्ड्स आपको याद रखने हैं, विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट यानी कि धमकी देना। अगर कोई किसी को वादा कर रहा है, कोई इच्छा शक्ति की बात हो रही है, किसी दृढ़ निश्चय की, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा कि वहां पे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और क्या से पता चल जाएगा, देखिए एग्जांपल, कलर फ्यूचर वाले वाक्यों में फर्स्ट पर्सन, इसमें एक चेंज है, इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज होगा, तथा सेकंड पर्सन के साथ में इसमें शैल का यूज हो जाएगा। अपन ने इसकी क्या पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब, कि फर्स्ट पर्सन के साथ में अपने को शैल यूज करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में अपने को विल यूज करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में इंटरचेंज हो जाती है, बदल जाती है। अगर कलर फ्यूचर का वाक्य है, उसको कैसे आपको पता चलेगा कि ये कलर फ्यूचर का है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें भाव दे रखा हो, या तो उसमें इच्छा शक्ति दे रखी होगी, या प्रॉमिस वादा दे रखा होगा सेंटेंस में इस प्रकार का भाव, या कोई किसी ना किसी को धमकी दे रखा होगा, थ्रेट दे रखा होगा, ठीक है, या फिर उसमें कोई डिटर्मिनेशन की बात हो रखी होगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस है, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, लेकिन अगर इन चारों भाव में से कोई भी एक भाव वहां पे आपको दिख रहा है, तो वहां पे अपने को ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अपने को शैल का यूज नहीं करना है, वहां उल्टा हो जाएगा। वहां पे अपने को विल का यूज करना है, और यू के साथ अपने को विल का यूज नहीं करना है, उल्टा यूज करना है, शैल का यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आई, यू, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, ये वर्ब दे रखी है और ये प्रॉमिस दे रखा है। क्या होता है, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आई दे रखा है। क्या दे रखा है, आई, फर्स्ट पर्सन है, तो अपन यहाँ पे क्या भर देंगे, शैल भर देंगे, तो अपना सेंटेंस हो गया गलत। क्योंकि अपन क्या याद रखते हैं कि फ्यूचर सिंपल दे रखा है
और अपने को सीधा आई के साथ फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज करना है, लेकिन ये कलर्ड फ्यूचर को बता रहा है, रंजित भविष्य को बता रहा है, इसलिए अपने को फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर विल का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल का यूज करना। आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा या आऊंगी। तो ये क्या कर रही है? मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये उसका वादा है, वो प्रॉमिस करके गई है कि भाई मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो ये किसके शो कर रहा है? प्रॉमिस। वहां पे ये प्रॉमिस आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको वहां पर ये प्रॉमिस सब दे नहीं रखा होगा, आपको सिर्फ इतना दे रखा होगा, आई ब्लैंक यू, कोष्टक में दे रखा है मीट। तो मीट शब्द आते हैं मतलब मिलना है, और मिल रहा है कोई किसी ना किसी को, इसका मतलब उसने उसको पहले टाइम दे रखा कि भाई मैं 4 बजे तुमसे मिलने आऊंगा। भले वो वादा नहीं है, लेकिन एक तरह से वो वादे को ही शो करता है कि मैं 4 बजे तुमसे मिलने आऊंगा, मैं जब भी जयपुर आऊंगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो ये किसको शो करता है? प्रॉमिस को शो करता है। इस वर्ड, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है या विलिंगनेस है। तो इसमें अपने को ध्यान ये रखना है, फर्स्ट पर्सन के साथ अपने को शैल का यूज नहीं करना है, वहां पर विल का यूज करना है। अब यू क्या दे रखा है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ में यहां पर शैल लिखा दिया, देखिए यू शैल डू इट, यू शैल डू इट। अब अपन को दिमाग में क्या रहेगा कि यू दे रखा है सेकंड पर्सन, और अपने को पता है कि सेकंड पर्सन के साथ में क्या आता है? विल आता है। तो यहां पर अगर तुमने विल भर दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि कलर फ्यूचर का वाक्य है तो फर्स्ट पर्सन के साथ में विल आता है, जबकि सेकंड पर्सन के साथ में शैल आता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट वाक्य, यू शैल डू इट। इसका मतलब होता है हिंदी में तुम यह कर सकते हो। कोई बोलता है कि मुझसे नहीं होगा तो फिर उसको मोटिवेट करते हैं, नहीं आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो किसको शो कर रहा है? उसकी डिटर्मिनेशन को बता रहा है, उसकी डिटर्मिनेशन को ये बता रहा है, दृढ़ निश्चय को बता रहा है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। कोई बोलता नहीं होगा तो उसे फिर भी कुछ मोटिवेट बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको कि नहीं तुम ये कार्य आसानी से कर सकते हो, तुम इसे एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हो। हम पढ़े इसीलिए करते हैं कि हम इसे एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो वो किसको शो करता है? अपनी डिटर्मिनेशन को शो करता है, अपनी दृढ़ निश्चय को शो करता है कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूं। तो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेशन लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको वहां पर क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा साथियों, इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में आपको लिखा हुआ आएगा यहाँ पर डू। क्या आएगा? डू। तो अपने को सबसे पहले यू है, यू के साथ में विल नहीं लगाना, शैल लगाना, क्योंकि ये कलर फ्यूचर का वाक्य है, और डू है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म डू की डू ही लगानी है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। देखिए आई ब्लैंक यू सी, तो ठीक है, आई क्या हो जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे शैल का यूज नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल करना है, क्योंकि कलर फ्यूचर की बात हो रही है। सी है तो सी की फर्स्ट फॉर्म वापस सी होती है, तो आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। यहाँ देखने से मतलब है आंखों से देखने से नहीं, आई विल सी यू यानी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये उसको धमकी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। और धमकी दे रहे हैं मतलब वो थ्रेटनिंग को शो करता है, और थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, और धमकी वाला वाक्य इसका मतलब वो रंजित भविष्य यानी कि कलर फ्यूचर को शो कर रहा है। तो वहां पे अपने को उल्टा करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज करना है। बाकी पीछे वाली जो वर्ब आएगी वो वैसे की वैसे ही आएगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये 4 शब्द आपको याद रखना है, इसका जो अर्थ है वो आपको पता चल जाएगा। तीनों वाक्यों को पढ़ोगे, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो इससे पता चल रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है वो, यू शैल डू इट, तुम इस कार्य को कर सकते हैं, मतलब उसकी इच्छा शक्ति को वो बता रहा है। इसमें दृढ़ निश्चय भी हो सकता है, इसी में विलिंगनेस भी इसी में हो सकता है, विलिंगनेस इच्छा शक्ति भी है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो ये उसको धमकी दी जा रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इन कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस वही शर्त वाले वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, बिल्कुल इजी रहेगा। इसमें वाक्य जो शुरू होगा, कंडीशनल सेंटेंस है, वो वाक्य किससे शुरू होगा? या तो इफ से शुरू होगा ज्यादातर आपके, या एज दो से शुरू होगा, या फिर शुरू होगा वो एज इफ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? ये मोस्टली यही वर्ड्स जो है वहां पर यूज होते हैं। तो इस प्रकार के अगर वाक्य की शुरुआत इनसे हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंडीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? कंडीशनल को बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस होगा वो। देखिए
इफ यू रन फास्ट, तो इफ आ गया मतलब ये कंडीशनल वाक्य है। इफ यू रन फास्ट यू विल विन। तो यहाँ पे देखिए विल और शैल का यूज किस में होता है? इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इंडेफिनिट भी कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा है? फ्यूचर सिंपल, जिसे अपन बोलते हैं। तो विल शैल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो है ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है अपना फ्यूचर सिंपल टेंस को शो कर रहा है। तो आपको ये आगे अगर कंडीशनल सेंटेंस यानी कि इफ, एज दो लिखा हुआ है और पीछे यहाँ पर आपको खाली जगह मिलेगी और यहाँ पर लिखा हुआ है विन, तो यहाँ पर आपने को क्या बनना है? यू दे रखा है और यू के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल आता है, सीधा विल विन वैसा का वैसा। अब यहाँ पे अगर आपने सेकंड पर्सन के साथ सेल कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ चेंज एक जगह पे होगा, वो है कलर्ड फ्यूचर वाले वाक्य में। वहां पे अपने को फर्स्ट पर्सन वाला सेल का यूज सेकंड पर्सन में करना है और यू में जो विल यूज होता है वो अपने को फर्स्ट पर्सन में करना है, वो उसमें चेंज होगा। बाकी अपने को यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होगा। यहाँ पर वही चलेगा वापस। देखिए इफ से शुरू होने वाले उपवाक्यों में विल सेल का यूज नहीं होता। अब देखिए ये इफ से जो शुरू होने वाला वाक्य है, यहां तक का जो क्लॉज है, इसमें अपन विल और शैल का यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें आएगा। अब कैसे पता चला कि इसमें प्रेजेंट सिंपल है? तो ये वाला जो क्लॉज है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पता चला? तो ये पता चला अपने को रन से। ये रन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू के साथ में रन का यूज होगा। अगर सिंगुलर यहाँ पे यू की जगह पे ही होता तो ही रन्स फास्ट हो जाता। तो वर्ब की सिंपल फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल। अब कंडीशनल वाक्य होगा इफ, एज दो से शुरू होगा, ठीक है। तो फिर अपने को ध्यान क्या रखना है? या एज इफ, एज दो पता चल गया मतलब कंडीशन की बात हो रही है। फिर जो इफ क्लॉज वाला वाक्य है, जो एज इफ क्लॉज वाला वाक्य या जो एज इफ वाला वाक्य है, उसको देखना है, वो होगा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल पता नहीं चले तो ध्यान रखना है ये जिसमें भी शब्द आएंगे वहां पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको वहां पर देखने को मिलेगी और पीछे वाले जो है वहां पर खाली जगह दे रखी होगी। तो वहां पे अपने को सीधा भरना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल या सेल में से कोई भी एक शब्द आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस प्रकार आपको याद रखना है। एक और यूज है इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए आई शैल कम एज सुन एज आई एम फिट। पहले इसको देखिए हिंदी में, टाइम को शो करने वाले उपवाक्य में। अब इसमें टाइम को कौन सा बता रहा है? आई शैल कम एज सुन एज आई एम फिट, मैं तुमसे मिलने आऊंगा जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो टाइम को बता रहा है कि मैं तुमसे मिलने कब आऊंगा? जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अब स्वस्थ कब होगा? वो हो सकता है 5 दिन में हो सकता है महीने भर में हो जाए, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो जब भी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन मिलने कब आएगा वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन शो किसको कर रहा है? टाइम को, क्योंकि किसी से मिलने जाते तो वो टाइम को ही बताता है कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, मैं तुमसे 4 बजे मिलने आऊंगा। ये 4 बजे हुआ, ये जो कल हुआ, ये किसको शो कर रहा है? टाइम को। तो देखिए टाइम को शो करने वाले उपवाक्यों में अभी विल सेल का यूज नहीं होता है। विल सेल का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये एज सून एज जो है कंजक्ट कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर हुआ है। ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए ये फिट जो जब शब्द लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपना शो करेगा प्रेजेंट सिंपल को। तो अगर प्रेजेंट सिंपल वाला या तो आपको एज इफ, एज दो वाला क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो है कोई क्लॉज होगा जो समय को बताएगा। तो समय को बताने वाले क्लोज में भी कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। और बचा हुआ जो क्लोज होगा उसमें अपने को फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे आपको कोष्टक में मिलेगा कम, क्या मिलेगा? कम। और यहाँ पर आई दे रखा है तो आई के साथ अपने को पता है सेल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और कम वैसा का वैसा आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए, एक तो इफ क्लोज वाला होगा और एक टाइम क्लोज वाला होगा। इफ क्लोज वाले में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और टाइम क्लोज वाला जो वाक्य होगा उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दोनों में ही जो फिल करने हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही अपने को भरना है, यानी कि विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपने को भरना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इफ क्लोज वाला वाक्य किसमें होगा? प्रेजेंट में, सिंपल में। टाइम वाला क्लोज किसमें होगा? फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट सिंपल में। दोनों में ही खाली जगह कहां पर होगी? फ्यूचर सिंपल वाली। अब यहां पर भी ब्लैंक दे सकता है, तो ध्यान रखना टाइम को बताने वाला जो क्लॉज है वहां पर अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब फिर यहाँ पर नहीं आएगी। यही खाली जगह अगर ये वाला जो वाक्य है यहाँ पर खाली जगह न देकर यहाँ पर दे देता अगर वो यहाँ पर, तो अपन सिर्फ क्या भरते और यहाँ पर रन लिख देता, तो अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा रन वैसा का वैसा भर देते। चले आगे।
यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए फिफ्थ यूज, ही शैल ज्वाइन द जॉब नेक्स्ट वीक, विलिंगनेस ऑफिशियल ऑर्डर। ही शैल ज्वाइन, ही शैल ज्वाइन, इस पर इसको क्लिक कर दिए एक बार, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ किसको शो कर रहा है, विलिंगनेस, इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। क्या होता है, इच्छा शक्ति। और ऑफिशियल ऑर्डर का मतलब होता है शासकीय, शासकीय आदेश, सरकारी आदेश जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है, सरकारी आदेश जिसे अपन बोल सकते हैं। तो इच्छा शक्ति, अगर विलिंगनेस दे रखा है, विलिंगनेस के लिए अपन को पता है विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रॉमिस, ये चार वर्ग के लिए कौन सा यूज होता है, कलर्ड फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। तो विलिंगनेस आ गया, मतलब अपने को पता चल गया कि यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल का ही यूज होगा। और कैसे पता चलेगा, देखिए सेंटेंस पढ़िए, ही शैल जॉइन द जॉब नेक्स्ट वीक, उसकी इच्छा है कि वह अगले सप्ताह जो है जॉब ज्वाइन करेगा। तो जॉब ज्वाइन करने की क्या है, उसकी इच्छा हो रही है, उसकी विलिंगनेस को ये शो कर रहा है। और नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक आते ही तो अपने को जो है फ्यूचर सिंपल का ही यूज करना है। तो सबसे पहले ही दे रखा है, तो ही के साथ में अपन ने यहाँ पर सेल लगा दिया, फिर ज्वाइन। अब आप बोलोगे कि सर ही के साथ सेल कैसा है, ये तो थर्ड पर्सन है, यहाँ तो विल आना चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कलर्ड फ्यूचर है, यानी कि विलिंगनेस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इन चारों में से कोई भाग दे रखा है तो वहां पर ये चेंज हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में अपने को विल यूज करना है, और सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ अपने को वहां पर सेल यूज करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे फिर अगर आई होता तो विल आता, सेल नहीं आता। ये कलर फ्यूचर वाला ये इंपोर्टेंट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपस में चेंज हो जाती है। वैसे तो नॉर्मल में तो क्या होता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, आई और वी के साथ में तो यहाँ पर विल आएगा और बाकी सबके साथ यहाँ पर सेल आएगा, तो इसलिए यहाँ पर सेल आएगा। अब यहाँ पर अगर आपने विल भर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये विलिंगनेस को शो कर रहा है। ही शैल जॉइन द जॉब नेक्स्ट वीक, दोनों सेंटेंस देखिए एक जैसे, सिर्फ यहाँ पर जो है ये अलग अलग है। अब यहाँ पर जो है विलिंगनेस है, इसलिए यहाँ पर हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट वीक यहाँ पर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, नेक्स्ट वीक। और अपने दिमाग में क्या आएगा कि नेक्स्ट वीक आ गया, मतलब अपने को सीधा यहाँ पर विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, यही आएगा। आपकी कोई भी होगा तो उसके दिमाग में यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, ऑफिशियल ऑर्डर। और ऑफिशियल ऑर्डर कोई होता है तो वहां पर आएगा साथियों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाए, आपके वहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस ही बनना है। ये जो है एक तरह का एक्सेप्शन है, अपवाद है, बहुत कम प्रश्न इस प्रकार के बने हैं। तो बड़ा एग्जाम होता है जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड को जो इंग्लिश जिसके सब्जेक्ट होती है पर्टिकुलर, उसमें ये पूछते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में हुए, एलडीसी में हुआ, पटवार में हुआ, ठीक है, जिसमें भी नॉर्मल पूछे, जैसे चतुर्थ श्रेणी है, रीट है, इसमें इस प्रकार का प्रश्न वैसे नहीं बनता है। रीड में फिर भी बन सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं जो बीएससी तक इंग्लिश पढ़ते हैं, बीएड में भी सब्जेक्ट लेते हैं तो पढ़ते हैं। तो देखिए ही इज ज्वाइनिंग द जॉब नेक्स्ट वीक, वह जो है अगले सप्ताह जो है जॉब ज्वाइन करेगा। इसमें अंतर क्या, देखिए फर्स्ट वाक्य में विलिंगनेस को शो कर रहा है, अतः यह कलर फ्यूचर रंजित भविष्य वाले वाक्य में आएगा, तो इसमें फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस आएगा। जबकि सेकंड वाक्य में ऑफिशियल ऑर्डर को शो कर रहा है, अतः यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ये मैंने बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नोट वर्तमान में सभी, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। दोनों में अंतर क्या है, ऑफिशियल ऑर्डर और विलिंगनेस में क्या अंतर, देखिए उसकी इच्छा है कि वह अगले सप्ताह जॉब ज्वाइन करेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो जॉब ज्वाइन करे, उसकी इच्छा है, नहीं भी करेगा तो उसको कोई फांसी पे लटकाने वाला नहीं है। अब उसकी इच्छा है तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी खुद की इच्छा है। क्या है, विलिंगनेस उसकी खुद की है, कार्य उसको खुद को करना है। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल ऑर्डर है, जो सरकारी ऑर्डर है, जो शासकीय ऑर्डर है, तो यहाँ पे अपनी यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं चलेगी। मान लीजिए कि आप रीट में या चतुर्थ श्रेणी में पास हो गए और आपका डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, फिर आपको जो है जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी आपको ऑफिस है, वो अलर्ट हो गया और फिर आपको बोल दिया कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जाकर अपनी ज्वाइनिंग करनी है। तो 10 दिन का जो टाइम है, तो ही इज ज्वाइनिंग द जॉब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक आपको ये जॉब ज्वाइन करनी है। तो वहां पे अपनी मन की नहीं चलेगी कि इन्होंने जो आदेश में लिख दिया कि 10 दिन में आपको वहां ज्वाइन करनी है और मैं तो 20 दिन बाद जाऊंगा,
तो वो आपकी वहां पे इच्छा नहीं चलेगी। ऊपर वाले में तो चल सकती है, कोई प्राइवेट जॉब हो सकता है, आपकी इच्छा है तो जाओ, नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जॉब ढूंढो। लेकिन ये सरकारी नौकरी का सवाल है, अगर आप जाओगे जो टाइम आपको दे रखा वहां तक गए तो आपको जॉब मिल जाएगी, न उसके बाद गए तो वहां पर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। आपकी इच्छा थोड़ी है मैं तो 20 दिन बाद जाऊंगा, वहां पे अपनी इच्छा नहीं चलती है। ये आदेश जो है ऊपर से थोपा जाता है, जो अपने को फॉलो करना पड़ता है। नहीं भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन फिर आपको वहां से आउट किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंट है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है और ये किसी दूसरे के द्वारा अपने ऊपर थोपा जाता है। वो ऊपर वाला अपन करे ना करे चलता है, लेकिन इसको उस दरमियान के अंदर अपने को करना पड़ता है, वरना अपन उस क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो ही इज ज्वाइनिंग द जॉब नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह जॉब ज्वाइन करने जा रहा है। ठीक है, तो ये शो करेगा अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे आपको ये वाला सेंटेंस है, ये याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, ये तो दोनों एक जैसे थे इसलिए मैंने आपको बताया है। हाँ, इस प्रकार से वो सेंटेंस जरूर पूछ सकता है, वो आपको कोष्टक में ऑफिशियल ऑर्डर लिख के दे दे। क्या लिख के दे दे? ऑफिशियल ऑर्डर। तो फिर अपने को ध्यान रखना है वहां पर नेक्स्ट वीक अगर दे रखा है तो फिर अपने को विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट वीक भले दे रखा हो, लेकिन उसने ऑफिशियल ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑफिशियल ऑर्डर वर्ड्स लिख रखे हैं वहां पर, ऑफिशियल और ऑर्डर ये दोनों शब्द वहां पे दे रखे हैं। तो फिर अपने को वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनना है, और ही है तो ही के साथ में सिंगुलर के साथ ई जाता है, प्लूरल होता तो आर कर देते, ज्वाइन का हो जाएगा ज्वाइनिंग, सीधा आईएनजी। तो आपको या तो ये वर्ड दे रखा होगा और सीधा सिर्फ नेक्स्ट वीक मिल जाए तो 99% आपका सवाल जो है वो ऊपर वाला ही पूछेगा, यानी कि फ्यूचर का ही पूछेगा। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या होता है देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन एट प्रेजेंट में मॉडर्न इंग्लिश में क्या है साथियों, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबके साथ विल का ही यूज हो रहा है। जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें ये दे भी रखा है। ठीक है, वर्तमान में सभी पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है, आई के साथ में भी विल। ठीक है, तो ये होगा। लेकिन अपने को तो ये किताबों में जो है, जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना पड़ता है, तो अपने को फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज करना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये थी साथियों आज अपनी क्लास, छोटी सी क्लास थी, अच्छी क्लास थी। कल अपन लगभग फ्यूचर जो टेंस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपना नया चैप्टर जो भी होगा वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।